बिहार में ब्यूरोक्रेसी की स्थिति क्या है। जो आईएएस अफसर होते हैं वो 359 पद बिहार में दिए गए हैं, लेकिन उसमें मात्र 202 पद ही उस पर अफसर तैनात हैं। अगर आईएएस अफसर नहीं रहेंगे तो तमाम विभागों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, जिलों में काम कौन देखेगा। बात तो ये चल रही है कि उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ाया जाए, लेकिन अभी जो वर्तमान स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में भी 18 पद खाली। आईपीएस विकास वैभव है जो लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन एक चलाते हैं, वो शनिवार रविवार को अलग अलग जिलों में जाते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, बिहार की गौरव गाथा सुनाने के लिए। तो ये सब जो है ये ब्यूरोक्रेसी का एक दूसरा चेहरा है कि जो आपको जो काम दिया गया है, आप जिस विभाग के लिए नियुक्त हुए हैं, तैनात हुए हैं, अगर आपको लगता है कि यह काम बहुत हल्का हो गया, हमारे पास फुर्सत के बहुत टाइम है, तो इनके लिए और भी काम तैयार किए जाएं कि आप जाइए भैया, कोचिंग जो चला रहे हैं उससे अच्छा है कि सरकार को ज़रूरत है आपकी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या मेडिकल बैकग्राउंड के ऐसे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, अगर आपने तो सबसे पहली बात है कि आपने आईआईटी को क्रैक किया होगा या फिर कोई और इंजीनियरिंग एग्जाम आपने क्रैक किया, आपसे उम्मीदें थी कि आप जब तकनीकी सेवा में जाएंगे कुछ खोज करेंगे। अब देश में ऐसे भी खोज करने वालों की कमी है, आप वहाँ से फिर स्विच करके या तो कैट एमबीए करने जाते हैं या फिर आप यूपीएससी की परीक्षा में आकर बैठ जाते हैं, बीपीएससी की परीक्षा में बैठ जाते हैं। यूपीएससी में टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों को आने से रोकने के लिए भी एक पॉलिसी बननी चाहिए। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चर्चा बहुत ही खास मुद्दों पर, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की स्थिति बिहार में क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो उदाहरण के तौर पर शुरुआत इसी से करते हैं कि लोग इन दिनों जश्न भी मना रहे हैं और कहीं गम का भी माहौल है। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बिहारियों ने परचम लहराया है, इसमें बहुत अच्छी बात है। कई आईएएस बनेंगे, कई कुछ और भी बनेंगे, जो भी पद यूपीएससी तय करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीपीएससी 67वीं के पेपर लीक हो गए, इसके बाद वहाँ छात्रों में जो है अलग ही माहौल है। 6 लाख अभ्यर्थी निराश हैं क्योंकि पेपर लीक होना शर्मिंदगी का विषय तो सरकार के लिए भी है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी की स्थिति क्या है। जो आईएएस अफसर होते हैं वो 359 पद बिहार में दिए गए हैं, लेकिन उसमें मात्र 202 पद ही उस पर अफसर तैनात हैं और 157 पद खाली, यानी 43% पद खाली हैं। इसके साथ ही अगर जुडिशरी की भी चर्चा करते हैं तो यहाँ भी एक चीज़ देखने वाली है कि 53 जजों के पद हैं, जिसमें 35 ही भरे गए हैं, 18 अभी भी खाली हैं। लाखों केस पेंडिंग रहते हैं। और जब प्रशासनिक सेवा की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम की बात आती है, कैसे प्रशासन तंत्र काम करता है। अगर आईएएस अफसर नहीं रहेंगे तो तमाम विभागों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, जिलों में काम कौन देखेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी की ही बात कर लेते हैं। आंकड़े तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बिहार को हिला देने जैसा है, कैसे काम चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की जो हालत है, जहां अभी बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, अभी आपने जो बताया, तो अपने आप में बहुत सारी कंट्राडिक्टरी चीज़ें सामने देखने को मिलती है। एक तो है कि बिहार में से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बनते हैं लोग। अभी एक आंकड़ा आया है जिसमें बताया गया है कि पूरे देश में 40% जो ज़िले हैं, उन ज़िलों में एसपी या डीएम बिहार मूल के लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बिहारियों की कहाँ तक पहुँच है। लेकिन बिहार में जहाँ आईएएस के 359 पद हैं, उसमें से 157 पद खाली है और जो प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं, यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा और दूसरी सेवाओं के लोग भी जाते हैं, उसमें आईएएस मिलता है उनको कैडर, तो उसमें भी 101 पद उसके लिए हैं, जिसमें से 70% जो है वो खाली है। तो ये सवाल उठता है कि इन पदों को भरा क्यों नहीं जाता है। अभी एक आंकड़ा ये भी है कि 11 ऐसे चीफ सेक्रेटरी से नीचे के रैंक के अफसर हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के होंगे, तो वो कई विभागों के उनके पास जिम्मेवारियाँ हैं और उनका निर्वाह कैसे किया जाता होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। ओवरबर्डन है और जिसकी वजह से बहुत सारा काम सफ़र करता है। और उसी तरह जो जुडिशरी में है, जो पटना हाई कोर्ट है, उसमें 53 पद हैं। अब
बात तो ये चल रही है कि उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ाया जाए, लेकिन अभी जो वर्तमान स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में भी 18 पद खाली है, जबकि अभी जो केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है कि ये 8 और जज मिलने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट को, तो उसको वह मिलने के बावजूद कमी रह जाएगी। तो पूरा का पूरा मामला ये है कि जुडिशरी में आप देखेंगे तो वहाँ पटना हाई कोर्ट में बेल के मामले हैं, जमानत के जो मामले हैं, बहुत लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, साल भर लग जा रहा है लोगों का नंबर आने में, बहुत सारे मामलों की सुनवाई होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इसका सफ़र अल्टीमेटली वो पब्लिक को करना पड़ रहा है, जो पीड़ित पक्ष है उसको करना पड़ रहा है, जो कोर्ट की शरण में जाते हैं उनको करना पड़ रहा है। अर्जेंट मैटर के अलावा बाकी चीज़ें जो रेगुलर चीज़ें जो हैं वो बहुत कतार में लगी हुई हैं, बहुत अधिक ज़्यादा बर्डन है वहाँ। उसी तरह जो आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो कमी है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कार्य लोगों के कामकाज पर असर पड़ता है, लोगों की कार्य क्षमता पर भी असर पड़ता है। गिनती गिनाने के लिए आप एक आदमी को 4-5 विभागों का चार्ज दे दीजिए, उससे ये तो होगा कि कोई देख रहा है, लेकिन कैसे देख रहा है, किस प्रकार देख रहा है और कितना काम हो रहा है, ये देखने की बात होती है। लोग बहुत काम कर नहीं पाते हैं, इसका असर कामकाज पर पड़ता है। इसमें एक सवाल यह है कि संसद की एक अस्थायी समिति इसको निगरानी कर रही थी, इस पर रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट यह सामने आया कि 359 पद भी बिहार के लिए सफिशिएंट नहीं है। 13 करोड़ की आबादी है, तो 359 IAS इतने काफ़ी नहीं है कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक चीज़ों को देख सकें। तो एक अनुशंसा की गई है कि आप ऐसा कीजिए कि हर साल जो UPSC की परीक्षा होती है उसमें IAS अधिक से अधिक बहाल हों, इसको लेकर के देखें, बिहार का कोटा और बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर यह है कि कोटा चलिए बढ़ाएंगे, लेकिन जो आपके पास जो लिमिट पद दिए गए हैं वो भी आप भर नहीं पा रहे हैं, तो आने वालों का क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आप एक तो भर नहीं पा रहे हैं, दूसरा पक्ष ये भी है जो आप उस पर गौर करेंगे तो हंसी आएगी कि आप दूसरे जगह से जिन लोगों को लाते हैं, इंटर स्टेट कैडर ट्रांसफर इसको कहते हैं, दूसरे जगह से अफसर लाते हैं, आप यहाँ पर दूसरी सेवाओं को लोगों को लेकर भी आते हैं, यहाँ आप उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं उसका भी अभी हाल में बहुत देखने को मिला है उदाहरण, कि ऐसे लोग किन किन चीज़ों में लिप्त रहे हैं। खास करके गया के जो DM महोदय थे अभिषेक सिंह, उनके बारे में जो कुछ सामने आया है निकल करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी के में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए ढेर सारा समय है। कोई कोचिंग चलाता है, कोई बिहार को इंस्पायर करने के लिए निकल जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई इनको समय कैसे मिल जा रहा है? एक तो अफसरों की कमी है, ओवरबर्डन अफसर हैं, उसके बावजूद ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, इनको छूट भी मिलती है कि आप कोचिंग चलाइए, आप बिहार को इंस्पायर करने के लिए सप्ताह में 2 दिन निकल जाइए, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए। अब अभी जो चर्चा में जो सबसे हैं, जैसे IAS रंजीत, वो पंचायती राज विभाग में निदेशक हैं, इसके पहले शिक्षा विभाग में थे। और वो जब उनका कोचिंग है मिशन 50, वो 2064वीं के बारे में वो खुद कह चुके हैं कि हमने हमारे यहाँ से ये 359 स्टूडेंट जो हैं वो ये फाइनली पास आउट हुए 64वीं में। तो और इसका ये इन चीज़ों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ये करते हैं, इसका काफ़ी प्रचार होता है, इनके विभाग में क्या काम होता है ये नहीं दिखता है। उसी तरह IPS विकास वैभव है जो लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन एक चलाते हैं, वो शनिवार रविवार को अलग अलग ज़िलों में जाते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, बिहार की गौरव गाथा सुनाने के लिए। तो ये सब जो है ये ब्यूरोक्रेसी का एक दूसरा चेहरा है। ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी है, अफसरों की कमी है, तमाम चीज़ों के उलट जो ये चेहरा है, इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार इन पदों को भरे, केंद्र सरकार से मांगे कि भाई आप इन पदों पर भरने के लिए हमको अवसर दीजिए, आप अपने यहाँ के अफसरों को प्रोन्नति दीजिए और वो पद भरे जाएं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो लेट लतीफ़ी होती है उसका नतीजा है कि लंबे समय तक पद खाली रहते हैं और सरकार का काम बाधित होता है। अल्टीमेटली
वो नीचे तक सर, ये भी तो हो सकता है कि ऐसे जितने भी अफसर हैं इनकी एक सूची बननी चाहिए कि जो आपको जो काम दिया गया है, आप जिस विभाग के लिए नियुक्त हुए हैं, तैनात हुए हैं, अगर आपको लगता है कि यह काम बहुत हल्का हो गया, मेरे पास फुर्सत के बहुत टाइम है, तो इनके लिए और भी काम तैयार किए जाएँ कि आप जाइए भैया, कोचिंग जो चला रहे हैं उससे अच्छा है कि सरकार को ज़रूरत है आपकी, आप सरकारी काम के लिए आए हुए हैं तो वो काम कीजिए ना। कोचिंग पढ़ाने वाले बहुत हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए अलग से काम होने चाहिए। मान लीजिए ओवरबर्डन की जब बात होती है, अगर आपको लगता है कोचिंग आप पढ़ा करके आप अपना समय इतना जाहिर कर सकते हैं वहाँ पे, तो इधर लगिए, क्या हो नहीं सकता ऐसा? बिल्कुल, वो ये सरकार को चाहिए कि ऐसे अफसरों को जो जिनमें इतनी क्वालिटी है कि बहुत सारा मल्टीफेरियस काम कर सकते हैं, तो उनको दूसरी जवाबदेही भी मिलनी चाहिए कि ये काम कीजिए। चाहे उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी मिलना चाहिए कि जाइए आप बिहार घूम करके और स्कूलों के और अस्पतालों के बारे में आप रिपोर्ट कीजिए कि कैसे चल रहा है। वहाँ जाकर लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने जो हैं भरे पड़े, बहुत सारे लोग जो आजकल यूट्यूबर्स के रूप में भी सामने आ रहे हैं, उन लोगों को ड्यूटी मिलनी चाहिए कि जाकर के आप इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए उन लोगों को, अपने अफसरों को मोटिवेट कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए। तो ये काम मिलना चाहिए। आप अलग से क्यों, जो लोग इंस्पायर करने के लिए जनता को जा रहे हैं उनको सरकारी विभागों के लोगों को इंस्पायर करने के लिए भेज दीजिए ना। सही बात है सर, सरकारी योजना के तहत जो भी काम हो रहा है, कितने काम पेंडिंग है, हर कोई कहता है करे भैया सरकारी काम है, समय लगता है। जब आप बाकी काम में आप IAS IPS बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं, आप 350-400 बच्चों को पास करवा दे रहे हैं, जब इतनी फुर्ती आप में है, तो जो सरकारी विभाग के काम सुस्त पड़ गए, जो आम आदमी के काम लटके पड़े हैं, आप उसमें गति लाकर दिखा दीजिए, सरकार भी खुश हो जाएगी, ओवरबर्डन वाला भी काम खत्म होगा। शिकायत आती रहती है ना, जो मुख्यमंत्री जनता के दरबार में जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे लोग ऐसी शिकायतें लेकर आते हैं जो सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। एक बार यहाँ आते हैं, दूसरी बार आते हैं, तीसरी बार आते हैं, तब भी पता चलता है कि यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम में जो जंग लगा हुआ है, उस जंग को छुड़ाने के लिए भी तो उनको भेजा जा सकता है कि जाइए आप जो वीकेंड में जो आप अपना इधर उधर जो करते हैं, उससे बढ़िया है कि आप इन्हीं लोगों को मोटिवेट कीजिए, इन लोगों को इंस्पायर कीजिए। क्यों नहीं कर सकते हैं जी, करना चाहिए। अब एक सवाल यह है कि थोड़ा सा इसमें और कंस्ट्रक्टिव मोड में आते हैं कि एक जो अस्थाई समिति है संसद की, उन्होंने सुझाव दिया है कि एक समिति अलग से बने और वह यह समाधान निकाले कि कैसे हम अधिक IAS और बढ़ा सकते हैं और बिहार का कोटा हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है कि कोटा हमको बढ़ाना है, लेकिन इसकी पूर्ति कैसे होगी? आखिर जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें बदलाव लाया जाएगा, या फिर जो BPSC के जो अफसर होते हैं उनको जल्दी से प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो क्राइटेरिया में कमी है। क्योंकि आपके पास 101 पद है प्रमोट कर देने के लिए, तो आप उसमें 70% खाली रखे हुए हैं। 359 पर डायरेक्ट IAS के हैं, तो उसमें भी जो है आप उससे भी नहीं भर पा रहे हैं और यहाँ भी आप नहीं ला पा रहे हैं। तो क्या कहाँ से बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी सर समिति को? एक तो बेसिक है कि आप पदों को बढ़ाइए, ये केंद्र सरकार के जिम्मे है। आप केंद्र सरकार चाहेगी तो पदों को बढ़ा सकती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है केंद्र सरकार क्यों ऐसा नहीं कर पा रही है कि पद बढ़ाने की जो अनुशंसाएं हैं वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लेकिन हम इसी बहाने एक दूसरी चर्चा इसमें करना चाहते हैं, दूसरा पहलू भी जोड़ना चाहते हैं कि जो अभी जो सिविल सर्विसेज के UPSC के जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग आए हैं, मेडिकल के भी लोग आए हैं, दूसरे बैकग्राउंड अधिक आते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा हैं। तो ये एक सवाल उठता है कि भाई क्या ब्रेन ड्रेन सिर्फ विदेश जाने से ही थोड़े होता है? ब्रेन ड्रेन तो यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सरकार को इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि किन किन कहाँ कौन जा सकता है। इसके लिए भी एक लिमिटेशन होना चाहिए कि आप पता चलता है कि आपने IIT से पढ़ाई लिखाई की, इतना पढ़ने, आपकी पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्च हुआ, सरकार का भी हुआ, घर का भी हुआ, और अल्टीमेटली आप जा कहाँ रहे हैं? सिविल सर्विस में जा रहे हैं जी। लंबे समय से एक मांग और होती रही है, बिहार में भी यह मांग होती रही थी कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, उन विभागों में टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को ही विभागीय प्रधान बनाया जाए। यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस के लोग ही ये
तकनीकी जिम्मे संभाले। तकनीकी विभागों वाले इसमें अहम पदों पर भेजे, ताकि एक उनके साथ उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और काम काज को बेहतर। अब पता चलता है कि आप किसी PhD में, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, चाहे ऐसे ही और सारे जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं उनमें IAS लोग उसको हेड करते हैं। उसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में ये कि आप डॉक्टर को ही क्यों नहीं उस डॉक्टर बिरादरी से ही, डॉक्टरी सेवा से ही लोग प्रमोट होकर जाएं और उस विभाग को हेड करें। ऐसी व्यवस्था आप करें कि ताकि वो बेहतर ढंग से उसको चला सके। तो आप वहाँ ब्यूरोक्रेट बिठाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये चर्चा हो रही है तो इन पहलुओं पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि ये मांग उठती रही है। खास करके अभियंत्रण सेवा संघ जो है ये मांग उठाता रहा है कि अभियंत्रण के से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनमें इंजीनियरिंग के लोगों को ही रखिए, उसी बैकग्राउंड के लोगों को ही प्रमोट करके अपर लेवल पर ले जाइए, उनको ही हेड करने की जिम्मेवारी दीजिए, ताकि वो बेहतर ढंग से काम कर सकें, बजाय कि आप IAS को ला करके वहाँ बिठा दीजिए। इसमें सर मुझे याद है कि जब 2020 में UPSC का रिजल्ट आया था, ठीक इसी मुद्दे पर हमने एक बहस छेड़ी थी। लाखों दर्शकों ने इस मुद्दे को सराहा था जो आपने उठाया है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या मेडिकल बैकग्राउंड के ऐसे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, अगर आपने तो सबसे पहली बात है कि आपने IIT को क्रैक किया होगा या फिर कोई और इंजीनियरिंग एग्जाम आपने क्रैक किया, आपसे उम्मीदें थी कि आप जब तकनीकी सेवा में जाएंगे, कुछ खोज करेंगे। अब देश में ऐसे भी खोज करने वालों की कमी है। आप वहाँ से फिर स्विच करके या तो CAT MBA करने जाते हैं या फिर आप UPSC की परीक्षा में आकर बैठ जाते हैं, BPSC की परीक्षा में बैठ जाते हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार ओम प्रकाश गुप्ता जो इस बार IAS भी हो गए, पिछली बार में वो BPSC के टॉपर भी थे, उनसे भी यह सवाल हम लोगों ने किया था कि भाई आप लोग इतने जो पढ़े लिखे हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप चुने गए, आप वहाँ नहीं जाकर इधर आ रहे हैं। एक तो आपने अगले स्टूडेंट का जगह खा लिया। अगर आपको पता था कि आपको इस लाइन में जाना है तो आप इसकी तैयारी करते, ये सिविल सेवा है। तो फिर इन लोगों को जो देखा गया तो काफ़ी दर्शकों ने इसको सराहा भी कि सर ये मुद्दा बहुत सही है, क्योंकि 4 से 6% सर इंजीनियर भारत में ऐसे हैं जो क्रीम इंजीनियर हैं। उसमें से भी बताया गया कि 3% से अधिक इंजीनियर जो है इधर स्विच कर जा रहे हैं। तो 1-2% इंजीनियर क्या कर लेंगे, वो विदेश चले जाते हैं। तो भारत में तो कुछ होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्या तो है कि UPSC में टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों को आने से रोकने के लिए भी एक पॉलिसी बननी चाहिए। बिल्कुल, चाहे तो आप उनके लिए कुछ पेनाल्टी तय कीजिए जी कि अगर आप जाएंगे तो इतना पेनाल्टी सरकार को देकर जाना पड़ेगा। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है, क्योंकि सिर्फ विदेश चले जाना ही ब्रेन ड्रेन नहीं है। यहाँ यह भी अपने आप में अपने किस्म का एक अलग किस्म का ब्रेन ड्रेन है कि मेडिकल ग्राउंड के बैकग्राउंड के ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। और ये तो सबको पता है कि ये इसके पीछे सिर्फ पावर का ही मसला है। लोगों को लगता है कि पावर अवेल करना है, और वो एक तरह से ये एक जो पिछड़ा हुआ समाज होता है, जहाँ मानसिकता बहुत सामंती मानसिकता होती है, ज़मींदारों वाली मानसिकता होती है, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा प्रिवेल करती हैं कि हमको पावर अवेल करना है। हमने इसमें एक सवाल भी यही कहा था कि अगर ऐसा ही है तो बिहार समेत देश भर में जितने भी रामनरेश यूनिवर्सिटी, शंकर यूनिवर्सिटी, माखनलाल, मोहनलाल जितने हैं, LNMU, सबको जो है सब में इंजीनियरिंग लगा दीजिए। आप सबको इंजीनियर बनाइए। फिर दूसरा चीज़ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनको कहिएगा कि आप UPSC में जाकर तैयारी कीजिए और IAS बन करके आ जाइए। कम वैसे ये स्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कि अभी ये चर्चा में सोशल मीडिया में काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है कि भाई बड़े बड़े संस्थानों में, जैसे JNU में, JNU माना जाता है कि वह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ लोग देश दुनिया को बदलने के लिए पढ़ने, सोचने, शोध करने के लिए जाते हैं। और वहाँ भी ऐसे लोग हैं। इस बार भी सबसे ज़्यादा लगभग ये जामिया के बाद शायद वो मुझे लगता है कि JNU से ही लोग आए हैं, और जामिया के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नंबर है, उसका JNU का नंबर है, उसी के आसपास में। तो अब वहाँ इसकी भी आलोचना हो रही है कि भाई जिस पढ़ाई के लिए JNU में जाने के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना आपके लिए ज़रूरी है। ग्रेजुएट होता है वही उसका एंट्रेंस टेस्ट देता है, और सिविल सर्विसेज में जाने के लिए भी ग्रेजुएट होना ही ज़रूरी है। बुनियादी उसका क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होना है। तो आखिरकार JNU में जब आप जा रहे हैं तो फिर वहाँ से पढ़ करके आप सिविल सर्विसेज में क्यों जा रहे हैं? और ये सही बात है कि JNU में जो लोग जाकर के सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करते हैं, उनको वहाँ के फैकल्टी या वहाँ के स्टूडेंट का एक बड़ा हिस्सा उनको एक तरह से
है दृष्टि से देखता है। मैंने उनको मानता है कि अरे ये लोग सब स्टैंडर्ड लोग हैं जो यहाँ आ गए हैं, लेकिन ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते, क्योंकि जो मुद्दा इसमें हम लोगों को जोड़ना था उस पर थोड़ा सा और एक बार हो जाए कि कोचिंग संस्थान चलाने वाले आईएएस आईपीएस पर भी नकेल कसने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि जो बीपीएससी पेपर लीक के बाद से कि अगर आप सीनियर आईएएस अधिकारी हैं तो आपकी पहुंच कहीं ना कहीं यूपीएससी में बीपीएससी में होती है। बिल्कुल है, ये पहले भी हम लोग कहते रहे हैं और आज भी हम लोग ये इस बात पर अडिग हैं कि इस पर सरकार को सख्ती से रोक लगाना चाहिए। खास करके इस बार जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है उससे तो ये एक सबक सरकार को लेनी चाहिए कि कम से कम अपने अफसरों को कोचिंग संस्थान चलाने से वो सख्ती से रोके, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं से दुरुपयोग होता है पावर का, कहीं ना कहीं से उसका लाभ लिया जाता है। ये बातें सामने आ रही हैं, साबित हो चुकी हैं। जी, तो कुल मिलाकर यह समझा जाए कि जो संसद की अस्थाई समिति ने सुझाव दिए कि बिहार में आईएएस अफसरों के पदों की संख्या और बढ़नी चाहिए, कोटा बढ़ जाना चाहिए और इसके अलावा भी कम से कम जो 43% सीट खाली है वह जल्द से जल्द भरे जाए, या फिर आप प्रमोशन के तहत भरना चाहते हैं भरे जाए, लेकिन समाधान निकालें कि बिहार में प्रशासनिक स्तर पर सुधार हो, लोगों को वह सुविधाएं मिले, राहत मिले, जिन समस्याओं से वो जूझते हैं प्रशासन ही उसको दुरुस्त कर सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में यूं ही कहा जाता है कि यही लोग हैं जो लगभग देश को चलाते हैं, क्योंकि हर नेता काबिल नहीं होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।